आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग प्रोटेस्ट की, और हम आज झारखंड की प्रोटेस्ट की बात करेंगे पहले, और झारखंड की प्रोटेस्ट से फिर जो आपके कॉकरोचेस की बात चल रही है उसको लेके और अन्य विषयों पर फिर केंद्रित करेंगे। और हमारे साथ हैं रांची से रवि सिंह चौधरी जी। रवि सिंह चौधरी जी को आप जानते हैं, आ चुके हैं हमारे जयपुर डायलॉग्स पर। इनकी पुस्तकें हैं ऋषि इंटेलिजेंस और न्याय शास्त्र पर, चाणक्य इंटेलिजेंस पे हम लोग इनसे बात कर चुके हैं। अनुपम जी हमारे यंग टर्क जो हैं वो बहुत दिनों बाद आए हैं, और इनका विवाह इत्यादि हो चुका है, पहले से थोड़े स्वस्थ हो गए हैं, बहुत दिनों बाद आप इनको देख रहे हैं। तो अनुपम जी का भी स्वागत है बहुत दिनों बाद। वेलकम बैक टू जयपुर डायलॉग्स। तो रवि जी, चूंकि आप रांची में हैं और आप ये झारखंड प्रोटेस्ट साइट पे गए भी हैं, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप हमें बताइए कि भाई ये झारखंड वालों के मुद्दे क्या हैं, और ये आपके कॉकरोचेस के मुद्दों से अलग कैसे हैं, और इनका जो आंदोलन है उसका जो स्वरूप है वो इतना सब होते हुए भी ये है मुझे नकारात्मक भी नहीं लगता, और मुझे ये अराजक भी नहीं लगता, और ये देश के विरुद्ध भी नहीं लगता कोई। यहाँ पर हालांकि आइसा वाले बड़ा प्रयास कर रहे हैं इसको हाईजैक करने का। तो थोड़ा सा आप पहले दर्शकों के लिए इसको सम अप कर दीजिए, आप स्वयं जो आपने देखा है उसके अनुसार। बिल्कुल। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। तो मैं तो बोकारो से हूँ, लेकिन कल ही मैं रांची आया और हमने क्राउड फंड करके लोगों की, छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए, हमारा एक वो तो बहाना था कि पहले हमें जानना है कि सीधे हो क्या रहा है प्रोटेस्ट साइट पे, मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू हमारे कानों तक ना पहुंचे, क्योंकि कई परसेप्शन बिल्ड हो रहे हैं। दिल्ली में मेरी बात हुई, वो कह रहे थे देखो लेफ्ट तो ऑलमोस्ट हाईजैक कर लिया है उसने वहां के प्रोटेस्ट को। लेकिन यहाँ पर आने के बाद दिखा हमें कि 2 पंडाल बने हुए थे सबसे पहले, और 2 पंडाल ये थे, उसका सेंस ये था कि स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हम स्टार्टिंग से बकायदा एक बैनर पे लिख के स्टेज पे रखा है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा। पहला एकदम कि चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा हमारी बातों को, पहली बात, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि एंटी नेशनल स्लोगन या वल्गर जो है वो इसलिए हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें मुद्दों पर रहना है। इट्स नॉट कि सेंसेशन क्रिएट करना या मीडिया का हाइप बनाना, नहीं, हमारा मुद्दा है। और आपको सर जान के मतलब ताज्जुब भी हो सकता है, कल भी इंडियन एक्सप्रेस से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए फाइनली आपके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड की भी बात सुनी जा रही है, दिल्ली तक बात जा रही है। तो हमने कहा कि 2024 में सर इससे कहीं बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पहली बार नेशनल मीडिया प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन दुख जो है वो ये है कि 7 सालों में सर 21 पेपर लीक, और मैं तो कहूं पेपर लीक नहीं, जॉब लीक मुद्दा है। इट्स नॉट कि सिस्टम इंटेंशन सही रख रहा है कि पेपर लीक ना हो, लेकिन ऐसा है कि काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री की पेपर बिके प्रॉपर 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ तक। तो जेन्युइन गुस्सा, मतलब 10-12 सालों का एक अपना रहा है, तो उसमें इतने सभ्य तरीके से, एक तो आपको लग रहा है कि वो है ना, बड़ा अच्छा इमेज भी बन रहा है कि देखो जेनजी या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन इसका सर 2 पक्ष है। एक तो यस कि रियल स्टूडेंट्स हैं, इनका नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन डर भी बहुत है। मतलब क्योंकि 2024 में ऐसा हुआ था कि जो भी स्टूडेंट लीडर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जब गए थे गवर्नमेंट के सामने,
तो उनका ये कंप्लेन था कि हमें डराया धमकाया गया, मतलब हम अपनी बातों को नहीं रख पाए, और हम जो चाहते थे जेएसएससी या जेपीएससी में रिफॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाया। इसलिए इस बार हम ओपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, एंड कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, पेपर कैंसिल आप करिए, फिर से करवाइए, तो होता है, मतलब 21 सोचिएगा 7 साल में हो जाए, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ नेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये मीडिया में तो बड़ा हाइप होना चाहिए ऑलरेडी। लेकिन आई थिंक जंतर मंतर से जो कॉन्ट्रास्ट पैदा हुआ कि देखो प्रोटेस्ट ऐसा होता है, आप मांगों को ऐसे अच्छे ढंग से रख सकते हैं और टू दी पॉइंट रह सकते हैं, कंसिस्टेंट रह सकते हैं, और लीडरशिप इज नॉन पॉलिटिकल और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कर रही है। तो मूलतः बात यही है कि स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, और वो ठीक है मंच दे रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, अपनी बातों को रखिए, आपकी आजादी है बोलने की, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप अपना अलग जगह बनाइए, आप वहां से जो करना है आप करिए। मीडिया बाइट दे रहे हैं सभी, ठीक है, किसी भी प्रकार के संगठन आ रहे हैं मीडिया बाइट दे रहे हैं, लेकिन जो अड़े हुए हैं कि हमें रिफॉर्मेशन चाहिए, हम जो कोर स्टूडेंट ग्रुप है वो तो इस्तीफा का भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए एक तो विडंबना है कि शिक्षा मंत्री है नहीं झारखंड में, ये प्रभार अच्छा। मुख्यमंत्री ने ही लिया हुआ है। यस, शिक्षा मंत्री नहीं है सर, और जब थे तो दे लिटरली कॉपीड दी आपका मॉडल दिल्ली का कि शिक्षा मंत्रालय जिसके पास होगा उसी के पास लिकर और दारू भी वही सेल करेंगे, सिमिलर अच्छा। मॉडल। यस यस, मतलब बिहार में सर जब बैन हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट ठेका के रूप में जो भी है वो अपने कंट्रोल में बेचती है, मतलब तो बिहार से लोग आते हैं झारखंड, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट ही ऑलमोस्ट उस चीज को सेल कर रही है। तो ये सेम मंत्रालय सर रहा, मतलब शिक्षा मंत्री के पास ही रहा। अभी तो हेमंत सोरेन जी लगभग 10 से ज्यादा विभाग अपने अंडर में रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर तो, और सर सीधे साधे बच्चे, मैं तो गया, मैं देखा कि इनको कोई आइडिया भी नहीं है, मतलब स्टेटमेंट क्या देना चाहिए, मतलब सीधा चुपचाप से पढ़ रहे थे कल तक कमरे में। अब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, शायद एज जा रहा है, अब एज लिमिट भी तो होता है एग्जाम में, तो अब आर या पार अब रिफॉर्म करिए, नहीं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। और आप भी जान रहे हैं सर ईस्टर्न इंडिया में, या अनुपम जी जान रहे हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की क्या अहमियत है, या लैक ऑफ जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है उसके वजह से। तो ये है सर मूलतः कि इट्स अ जेन्युइन प्रोटेस्ट, ये कोई जेएमएम को गिराने के लिए, किसी के इस्तीफा देने के लिए इस सेंस में नहीं बात हो रही है। और स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं, मतलब इतने परेशान है सर कि लेफ्ट आ जाए, सीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा सॉल्यूशन दे दे, मतलब इस माइंडसेट में भी कई बच्चे हैं, हमें सॉल्यूशन से मतलब है, ये है। तो इसमें एक वो लोग तो सबको बुला भी रहे हैं लेकिन कोई जा भी नहीं रहा। सर कैमरा जब तक, मतलब 10-15 कैमरा नहीं आएंगे तो लोग नहीं आते सर, ऐसा है। तो धीरे धीरे कैमरा भी पहुंच रहा है, तो मुझे तो कल से कुछ लोग दिखना चालू हुए हैं। अभी मैंने सुना जुनैद अभी भाई पहुंच जस्ट गए वहां पर। मेरे सामने अभी मैं जब खाना खिला रहा था तो उसी समय एंट्री हुई। तो हमारे जो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो झारखंड के हैं उनको भी पता है कि कौन है, तो तुरंत उनके पीछे दौड़ गए, उनको रिसीव किया उन्होंने कि आज आज हमें व्यूज मिलने वाले हैं। अच्छा। जुनैद भाई के आने से व्यूज मिलेंगे, तो ठीक है। अभी तो जुनैद भाई के अकाउंट की जांच पड़ताल चल ही रही है, उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये काम कर ले यहाँ पे, झारखंड चले चले तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ रियायत मिल जाए। अनुपम जी, आपकी क्या जी प्रतिक्रिया है इसी विषय पर? जी, मेरा तो यहाँ तो सबको दिख रहा है कि ये जो भी आंदोलन हो रहा है वो सीजेपी से एकदम अलग है, क्योंकि सीजेपी का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कैसे हुआ था, वो पहले ब्रांड बना, उसके बाद उन्होंने मुद्दा चुना। ऐसा नहीं है कि पहले से उनके पास मुद्दा था कि हाँ भाई यहाँ ऐसे ऐसे नीट का पेपर लीक हो रहा है तो इसके लिए हम कुछ बनाते हैं और फिर आंदोलन करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो सीजेआई ने बयान दिया, उसके बाद इन लोगों ने एक ब्रांड बनाया, फिर इन्होंने हंटिंग शुरू की कि मुद्दा कौन सा उठाया जाए, फिर इन्होंने देखा कि अरे देखो ये वाला थोड़ा गर्म है, इसको उठा लेते हैं, इससे हमारा बहुत फायदा होना है। तो ये झारखंड वाला आंदोलन जो है सर वो इससे एकदम इस मामले में अलग है। जेपीएससी की परीक्षा में ये यहाँ पहले एक कार्बन कॉपी वायरल होती है, वो ओएमआर सीट जो भी होता है उसका, उसमें पता चलता है कि एक विद्यार्थी जिसका उसमें हो गया है चयन, उसने कुछ लिखा ही नहीं था, और उसके बाद भी आरोप नहीं लगते हैं।
से आरोप लगाने से पहले भी इन्होंने सबूत दिए कि हाँ भाई देखिए हमारा ये सबूत है, क्योंकि अगर इन्होंने सबूत नहीं दिया होता तो गिरफ्तारियां भी तो नहीं होती, गिरफ्तारियां भी वहां पर हुई है। ऐसा नहीं कि किसी ने आया कोई उसने लिख दिया कि नहीं भाई परीक्षा में गड़बड़ी है और उसके बाद आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। दूसरा सर ये कि ये कोई नया अचानक से क्रिएट नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कह दिया वैसा नहीं निकला, ये आज से नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है झारखंड का जब गठन हुआ था उसके कुछ सालों बाद से ही ये शुरू हो गया था। 2003 में जेपीएससी का घोटाला हुआ था, उस समय पेपर लीक हुआ था, उस समय भी ऐसे ही परीक्षा रद्द की गई थी। 2012 में अनियमितता हुई थी, उस समय वो मामला भी सीबीआई के पास है और सीबीआई के पास जाने वाले मामलों का क्या होता है ये तो हमें पता ही है। और फिर से अब ये मामला है, इसमें भी जेपीएससी के जो चीफ है उनको इस्तीफा देना पड़ा है। तो एक तरीके से ये कहें कि ये दरार जो है छत में वो काफी पहले से पड़ रही थी और अब जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा टपकने लगा तो छात्र जो है बेचारे वो सड़क पे आ गए। एक चीज रवि जी ने एकदम सही कहा कि जो वो भी अंतर आप देखिए सर, जो सीजेपी में जो लोग थे उनमें से अधिकतर रीलबाज थे, मीमबाज थे, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे थे, मीम बना रहे थे, उनके पास पूरी उम्र पड़ी हुई है, उनको अभी ये क्लियर भी नहीं है कि करना क्या है। क्योंकि अगर क्लियर होता तो सरकार ने कहा कि जो लोग अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखाएंगे उन पर केस नहीं किया जाएगा, उन पर से एफआईआर वापस ले ली जाएगी। उसके अलावा जो बाकी लोग थे वहां पर उनमें से कई अपने जीवन को लेकर ही क्लियर नहीं थे कि उनको करना क्या है, और उसमें ब्यूटी पार्लर वाले, स्पा वाले सारे के सारे घुसे हुए थे। तो उन धंधों में शिक्षा का जहाँ से एक तरीके से कह लें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, खास करके मेडिकल और नीट की शिक्षा का। और यहाँ देखिए कौन लोग हैं, 25 साल का कोई अभ्यर्थी है, वो एक बार परीक्षा देता है और वो परीक्षा रद्द हो जाती है, फिर वो 27-28 साल की एज में अगली बार देता है, उसमें एक भर्ती में गड़बड़ी निकल जाती है, तो वो 30 साल का बेचारा हो गया, तो उसका तो उम्र जा रहा है ना, तो फिर वो बेचारा क्या करेगा। ये दिल्ली की तरह कोई ऐसा नारा नहीं है कि व्यवस्था बदल देंगे या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो, फिर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो। उनका सिर्फ ये कहना है कि परीक्षा जो है उसको रद्द करने के बाद जो सीबीआई या फिर झारखंड से बाहर से जज वज बुलाइए, जांच कीजिए, जेपीएससी और जेएससी जो है उसकी कार्यप्रणाली को सुधार दीजिए, और परीक्षा का जो अलग अलग चरण है वो एक ही एजेंसी को देने की बजाय आप अलग अलग एजेंसियों को दीजिए। कंपनी पर भी यहाँ पर विवाद है, जिस कंपनी को परीक्षा कराने की ये लोग जिम्मेदारी देते हैं, परीक्षा टाइम पर लीजिए और परिणाम जो है वो समय पर दीजिए। इतनी सी बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फलाना मंत्री इस्तीफा दे दे तभी हम घर जाएंगे। हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा दे भी देते हैं, मान लीजिए वर्स्ट केस में अगर दे ही देते हैं इस्तीफा, फिर भी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये जिन जिन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है वो नहीं होगी, तब तक ये छात्र जो है वो वहां से नहीं उठेंगे। इनका एक ही कहना है कि परीक्षा जो है वो ठीक से लीजिए। और ये आंदोलन मैं आपको बता दूं, ये सीजेपी का जो शुरू हुआ उससे बहुत पहले से चल रहा है। सीजेपी वाले के बाद इसको फुटेज मिलनी शुरू हुई, उसके बाद लोग जो है वो यहाँ पर जाने शुरू हुए, कैमरामैन जो या फिर ये मीडिया वाले, यूट्यूब वाले फ्री हुए सीजेपी आंदोलन से, वो लोग यहाँ से उठ के चले गए। जीत दीप के अपना शाहरुख खान की तरह मन्नत से हाथ वाथ हिला रहा है, लोग नीचे फैंस उसके आ रहे हैं, तो उधर की कवरेज जो है वो खत्म हो गई। तब अब फ्री होकर कैमरा ले लेकर आप देखिए अभिनव जो है न्यूज पिंच वाले वो पहुंचे हुए हैं वहां पर, बोल रहे हैं कि यहाँ की तरह यहाँ की भी हम जो है वो आवाज बनेंगे। तो पहले क्यों नहीं बने जबकि ये आंदोलन पहले से चल रहा था? पहले से इसीलिए नहीं बने क्योंकि उनका कैमरा जो है वो ओवर टाइम कर रहा था सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में, इसीलिए वो वहां पर जो है वो देर से पहुंचे। और दूसरा ये सही बात है, अभी समर्थन दिया है, सीजेपी ने भी कहा है हम समर्थन करते हैं, जो ऐसा वैसा है ये लोग भी कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि हमको समर्थन स्वीकार है, आप राजनीतिक समर्थन आपको चांद से लाके देना है, शुक्र ग्रह से लाके देना है, आप दीजिए, लेकिन हम आपको अपने मंच को नहीं कब्जाने देंगे। मतलब आप यहाँ आके ये सोचिएगा कि आप अपना झंडा गाड़ दें, जैसा वृंदा करात से लेके आम आदमी पार्टी तक ने किया था। सोनम वांगचुक ने अभी क्या कहा, यही कहा ना कि मैं तो ये सोच रहा था कि राहुल गांधी आएंगे अनशन तुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं आए, तो अब राहुल गांधी की वो आलोचना कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा रास्ता इन लोग को अख्तियार करना पड़ा। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे मंच किसी के कब्जे में नहीं है, मंच पे किसी का झंडा नहीं लगा हुआ है, किसी का बैनर नहीं लगा हुआ है, किसी बाहरी का या किसी भी राजनीतिक दल का, वो लोग किसी के कब्जे में नहीं जाने देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सीजेपी और इस प्रोटेस्ट को अलग करती है वो ये है कि यहाँ पे सत्ताधारी दल देखकर नहीं चुना गया है,
कि यहाँ पे फलाना सत्ता में है तो चलो आंदोलन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाजपा है या जेएमएम है या फिर कांग्रेस है। वो ये प्योर और प्योर मुद्दा आधारित जो है उस प्रकार से है। उसमें आपको झारखंड के हर जितने भी विद्यार्थी संगठन वहाँ पे होंगे, उन सबके जेन्युइन जो छात्र होंगे वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे, और मजबूरी है कि सबको, जो नेता है छात्रों के, उनको भी समर्थन वहाँ पे करना पड़ रहा है। और आपने भी ये तो याद दिला ही दिया कि राष्ट्रध्वज का वहाँ अपमान नहीं हो रहा है, सीता के पति, द्रौपदी के पति, इस तरह की चीजें नहीं कही जा रही है, वहाँ पर अनुशासन है, तिरंगा यात्रा भी उन लोगों ने निकाली अल्लाह का है। नाम नहीं लिया जा रहा है। जी, जी, हाँ, वो किसी भी जो भी ये पुराना एक जो प्रोटेस्ट का फॉर्मेट रहा है अब तक, जहाँ भी जेएनयू की डफली गैंग पहुँचती है और वहाँ पे हर प्रोटेस्ट को फिर कुछ और में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ तो वंदे मातरम तक के भी नारे लगे हैं। यही तो कारण है कि कैमरा जो है वो लेट से पहुँचा, नहीं तो पहले पहुँच जाता। इनका जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उनका अपमान नहीं किया गया है, उनकी माँग स्थानीय है। वो ये नहीं कह रहे हैं सीजेपी की तरह कि अदालत भी बदल दो, सीबीआई को भी बदल दो, ईडी को भी बदल दो, आईबी को भी बदल दो, प्रधानमंत्री को भी बदल दो, राज्यों की सरकारें भी बदल दो, सारी संस्थाओं पे भरोसा उठ गया है, सब कुछ बदल दो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं वो लोग। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय उनका परीक्षा का मुद्दा है वो केवल कह रहे हैं। चुनाव ये भी नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बदल दो, ईवीएम चोरी हो रही है, या फिर न वो बांकीपुर जीत से उनको कोई मतलब है, न दतिया में कौन जीता उससे उनको कोई मतलब है। वो सिर्फ अपने मुद्दे पे स्टिक है, वही बात है। और ये लोग व्यवस्था बदलने नहीं आए हैं, ये व्यवस्था के अंदर घुसने आए हैं। यही तो अंतर होता है। जो नक्सली होते हैं और जो साधारण प्रदर्शन करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है? नक्सली ये कहते हैं कि हम बंदूक चलाएंगे और इस व्यवस्था को हटा देंगे, हम अपनी व्यवस्था लाएंगे। सीजेपी वालों का भी यही था कि इस व्यवस्था को बदलेंगे और दूसरी व्यवस्था कोई आ जाए। इनका ये नहीं है। इनका कहना है हमको जेपीएससी में ही घुसना है, जेएससी में ही घुसना है, पुलिस में ही घुसना है, जो भी उत्पाद सिपाही में घुसना है, सरकारी भर्तियों में घुसना है। हमको अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाइए, उससे बाहर मत कीजिए। ये कह रहे हैं ये कि सिर्फ नैतिक रूप से आप परीक्षा करा दीजिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सीजेपी से वहाँ कुछ लोग हो सकते हैं कोर कमेटी में, या कुछ ऐसे नेता हो सकते हैं जिनको सीजेपी से प्रेरणा मिली हो, क्योंकि सरकार की मूर्खता से सीजेपी का आंदोलन सफल कहा जाएगा, क्योंकि उसने एक शिक्षा मंत्री की बलि ले ली, और प्रधानमंत्री का वीडियो जब गया मेटा से, तब इन लोगों को पता चला अरे मेटा और यूट्यूब गड़बड़ी कर रहा है। अरे वो तो संजय दीक्षित को बुला लेते और पूछ लेते कि यूट्यूब क्या क्या गड़बड़ी कर रहा है, पिछले 10 सालों की सारी रिपोर्ट कार्ड बनाकर दे देते। आपको अभी पता चल रहा है कि एक वीडियो हटा तब गड़बड़ी हो रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये कि साहब खुद का वीडियो हटा तब हंगामा, तब मेटा को बुला लिया गया। और आपका जो एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम है जिसको आप कतई भाव नहीं देते, वो जो है वो कब से चिल्ला रहा है, कब से चिल्ला रहा है। 2024 में क्या किया था इन लोगों ने हमारी रीच का, ध्यान कीजिए। तो रवि जी, और जो इसके अंदर विद्यार्थियों से संबंधित जो मुद्दे छुपे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मुद्दा उनका था, जो एजेंसी की बात आती है कि टीडीपीएल एक नाम बार बार आता है यहाँ पर, बल्कि उन्होंने स्टेज पे भी लिखा है। और ये मैं आपको बता दूं सर, ये ऑर्गेनाइजेशन यूपी में बैन है, ठीक है। अच्छा। और झारखंड में भी सर बैन है। आपको अजीब लगेगा सुन के, जेएसएससी में बैन है और जेपीएससी में अलाउड है। ओहो। मतलब मतलब एक विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट, गवर्नेंस बॉडी सेम है मोर और लेस, अंदर ठीक है विभाग बटे हुए हैं, लेकिन जेएसएससी में बैन है। मतलब 2024 में सर प्रोटेस्ट हुआ था और बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें कवरेज नेशनल मीडिया ने नहीं किया था, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन टाइम भी था, मतलब आप देखिए कि वो प्रेशर करने का एक वो टाइम भी वैसा होता है कि मिनिस्टर को लगता है कि ये मतलब आंदोलन और बड़ा ना हो जाए, राइट। तो वहां पे टीडीपीएल का अब नाम क्यों आया? क्योंकि इसमें एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, अब अभय जी हैं, अभय तिवारी जी हैं। अब देखिए, आपको मुझे सुन के बड़ा हंसी लगा कि ये 5 से 6 से एग्जाम खुद ही निकालते हैं। मतलब अब छात्र पूछ रहे थे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं बोल रहा कि मार्केटिंग मैनेजर कन्विंस कैसे करेगा किसी से 40 लाख निकलवाना? वो दिखाएगा ना कि मैं देखो बैठता हूं, मैं सीरियल क्वालिफायर हूं, मैं रैंक 2 1 में लाया हूं, मैं जो भी एग्जाम होता है उसमें वो खुद निकालते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, फिर पेपर बेचते हैं, ठीक है। और ये चलता रहता है। मतलब इट्स लाइक, इसीलिए मैं बोलता हूं सर, ये पेपर लीक नहीं है, इट्स अ कंप्लीट जॉब लीक मार्केट। और
कुछ छात्रों ने ये कहा, देखिए इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि ये जॉब सेल मार्केट कह सकते हैं इसको। यस, छात्र ये कह रहे थे, मतलब मैं पुष्टि या वैलिडेट नहीं कर रहा हूं, वो कहते हैं कि सर ये मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, मान लीजिए इनका बिजनेस ऑप्टिमाइज जो करना चाहते हैं कि इतना पैसा नहीं आया, तो उस एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर देते हैं ये, और फिर से एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं ताकि 1 साल तक और कस्टमर हमें मिले, तब हम इस एग्जाम को कराएंगे। और सबसे मतलब मुझे हंसी आई एक एग्जाम को लेकर, स्टेनोग्राफर। अब देखिए सर, स्टेनोग्राफर का पेपर लीक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको कोई एजेंसी ही नहीं मिली, क्योंकि इसमें तो आप क्या लीक करोगे, आपको उर्दू जैसा लेटर आपको लिखना होता है, इसमें तो मेरिट चाहिए, राइट, इसमें मेहनत लगती है, इसको आप कॉपी पेस्ट मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको सीखना होगा। तो इसके लिए ना कोई एजेंसी ही नहीं मिली और ये एग्जाम कैंसिल हो गया। ठीक है, एजेंसी इन द सेंस कि कौन कमीशन देगा, कौन मतलब पेपर जॉब लीक करवाएगा इन द सेंस। ठीक है, तो एक अभिषेक भारती जी करके हैं झारखंड में, वो हर दिन एक मतलब होता है ना कि बॉम्ब फोड़ते हैं और सीआईडी को बोलते हैं आप यहाँ पे जाके छापा मारिए, मैं इनका एड्रेस देता हूं। तो 19 गिरफ्तारी अभी तक हुई है टोटल। ठीक है, क्योंकि देखिए सर, हेमंत सोरेन को पहली बार नेशनल प्रेशर मिला है, मतलब झारखंड से बाहर कभी बात ही नहीं गई थी। हमारा जो है ना सर, मतलब ये नॉर्मलाइज है यहाँ, मतलब स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि 50% जो मेरिट वाला है ना, उसी में हम अपना क्वालिफाई करेंगे, उसमें भी रिजर्वेशन है, उसमें भी कैटेगरी है, हम 50% तो मान के चल रहे हैं कि वो लीक होता है। ये थ्रेशोल्ड जैसा छात्र बोलते हैं कि सर ये 60%, 70, 80% तक चला गया है, इसलिए अब इसमें मेरिट वाले के लिए भी जगह नहीं है। अब हम रिफॉर्मेशन चाहते हैं, मतलब ये जो बोर्ड है जेपीएससी एंड जेएसएससी बोथ, तो टीडीपीएल का बड़ा नाम आ रहा है, ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन झारखंड है, और झारखंड में ही उसे फिर आप बोलते हो कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। तो ये भी मुद्दा है कि आप जितनी भी एग्जाम टीडीपीएल के थ्रू हुआ है उसकी आप जांच बिठवाइए, ऑल एग्जाम कंडक्टेड बाय टीडीपीएल। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके ये क्या आप कह रहे हैं कि जेएसएससी में बैन है, राइट, और जेपीएससी में अलाउड है, तो भाई मैं तो देखता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन और स्थानों पर भी हैं, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन आउटसोर्स तो नहीं करते, वो तो खुद ही कराते हैं सारी। यूपीएससी सारी अपनी जितनी भी परीक्षाएं स्वयं लेती है। हमारे राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन, हालांकि अशोक गहलोत जी के राज में उसमें काफ़ी घोटाले हुए, लेकिन जो भी परीक्षाएं थी वो की उन्होंने स्वयं ही थी। या यूपी पीएससी ले लीजिए या बिहार पीएससी ले लीजिए, इनमें कहीं भी मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि वहाँ पे आउटसोर्स की जाती है किसी प्राइवेट संस्था को। सर ये रवि जी का अनुपम जी, इसी प्रश्न को आप तब तक ले सकते हो, लिंक चला गया, म्यूट है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार में भी हमने ऐसा अभी तक तो नहीं सुना है कि बीपीएससी का एग्जाम कराने के लिए किसी कंपनी की या बाहर से किसी कंपनी को लाकर जो है वो ये ठेका दे दिया गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वहाँ पे भी ये जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीसी है उनका एग्जाम जो है वो सरकार द्वारा ही लिया जाता है। तो मुझे ये पता नहीं कि झारखंड में इस तरह की बातें जो है वो कि इस तरह की चीजें जो है वो क्यों हो रही है, और एक ही राज्य में अगर एक कंपनी दो अलग एक ही सरकार, एक ही राज्य, एक ही संस्था और उसके दो अलग-अलग दो परीक्षाएं हैं, वो उसमें एक कंपनी एक जगह प्रतिबंधित है और एक जगह नहीं है, तो ये तो बड़ा विषय है और हास्यास्पद भी है एक तरीके से देखा जाए तो। ये बताता है कि अंदर ही कितने गुट बन गए हैं, वहाँ पे अधिकारियों में भी गुट बने हुए हैं, सिर्फ सरकार की ही गलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी भ्रष्ट है, इसका मतलब है। एक गुट जो है उस कंपनी को समर्थन दे रहा है, दूसरा गुट जो है वो नहीं दे रहा है। और रवि जी ने ये ठीक बताया कि जिस भी परीक्षा में देखा जा रहा है कि उसमें वसूली वगैरह का चांस नहीं है, तो जहाँ भी वसूली वगैरह का चांस नहीं है, उस परीक्षा को ये लोग वो कर दे रहे हैं, वहाँ पे एजेंसी ही नहीं मिल रही है। क्योंकि फिर उनको लग रहा है कि अरे यहाँ जाएँगे हम काम करने तो हमें तो वहाँ पे घाटा होगा, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी है सर, दूसरा ये है कि सरकार ने शायद आज बातचीत का प्रस्ताव भी दे दिया है। इनको लग रहा है, हेमंत सोरेन जी को लग रहा है कि जैसे मोदी सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था और फिर वहाँ जाके बातचीत वगैरह हुई थी, उसी तरीके से हम भी अगर उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो यहाँ भी मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है इनका वो मिलने भी जा रहा है, लेकिन छात्रों ने इस बार चालाकी की है।
इस बार ये जो बातचीत करने जाएंगे सरकार से, तो उसमें 2 पत्रकार भी होंगे और एक वकील को भी ये लोग लेकर जा रहे हैं। तो यानी अगर सरकार ने कहीं से कुछ भी गड़बड़ी की कोशिश की तो वो करेंगे। बाकी रवि जी से वो कंपनी वाला जो सवाल था उस पे ये हाँ, बताया वो था और टीडीपीएल कैसा है? वाले बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं प्रोटेस्ट साइड के पास हूँ सर, घर के पास नहीं हूँ, इसलिए आप देखिए स्टूडेंट्स का ये एक कमरे में मैप लगा हुआ है जो तैयारी करते हैं और कई वर्षों से लगा हुआ है इस उम्मीद में कि किसी दिन क्वालिफाई करेंगे। तो एक तो जैसे आपने कहा सर, तो ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस दूसरे राज्यों में क्या है कि हमारे अनुभव में तो यही हमें दिखा कि ऐसे ही एग्जाम होता है। बल्कि 2016 में सर, मतलब मैं जब कॉलेज से बाहर आया बीआईटी सिंदरी से, तो लोगों ने कहा कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लो, झारखंड में घर के पास हो जाएगा। तो मैंने देखा कि बाकी राज्य में 3 स्टेप में होता है कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। जब यहाँ मैंने देखा तो 6 स्टेप में यहाँ एग्जाम होता है, मतलब क्वालिफाई होता है कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सीआईडी सीबीआई, मतलब इतने यस। तो आपको 3.5 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं एक रिजल्ट को, मतलब तो मैं एज अ फ्रेशर अगर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में करूं मतलब मेरे 9 साल चले जाएंगे। तो विद इन अ मंथ मैंने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया। 2016 की बात है सर, 17-16 की, कि नहीं मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बल्कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आप जाइए या बिहार, बीपीएससी इतनी बढ़िया हो गई, हमने देखा कि मतलब तुरंत वो एक्ट करती है। तो और जिन्होंने वो डिसीजन लिया कि दूसरे राज्य का हमें एग्जाम देना है, वो सभी आज जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, ओके। तो ये सब 10 साल पहले तो मैंने देखा था जब मैं एज अ स्टूडेंट था, मतलब तो मैंने तो 1 महीने में समझ गया कि 9 साल जीवन के नहीं बर्बाद कर। लेकिन सर मैं इस प्रोटेस्ट से भी इसलिए जुड़ा, मैंने 1 लाख, मैं बोल रहा हूँ 10 साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवार, शादियां टूटना। अब जान ही रहे झारखंड बिहार का, जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की मेंस निकल गया है, प्री निकल गया है, शादी की बात हो गई है और रिश्ता हो गया है। तो और लड़कियों ने बोला कि जब तक हमारा जॉब नहीं लगेगा हम शादी नहीं करेंगे, उसमें 32 साल तक, मतलब एज पार होना, मतलब लिटरली इमोशनली सभी सर ड्रेन्ड हो गए। और प्रिंट मीडिया के पास मैंने जा करके सर पर्सनली बात की कि आप लोग कभी छापते क्यों नहीं है, मतलब झारखंड में, क्योंकि नेशनल मीडिया कब कवर अप करेगी, जब आप बात उठाएंगे तभी तो बात पहुंचेगी, आप बात ही नहीं करते। तो 2 बातें सर, एक तो जैसे संस्कार की बात है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने वाले तो हुड़दंगी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर ये प्योर 50% तो मैटर डर का है। कुछ भी करेंगे ना, यहाँ पर वो आजादी नहीं है कि आपको आराम से, जैसे दिल्ली में आप कुछ भी बोल दिए और चले गए। मीडिया में भी इतना डर है कि नहीं, हम सरकार के खिलाफ वैसे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, कि क्योंकि वो तो ऑफ द कैमरा यही बोलते कि पूरा ओवरऑल हमें कर्मचारी से लेके जो ऊपर है, मतलब क्योंकि आपने हेड अगर बदल दिया, ये गेम इतना मैच्योर हो चुका है कि कर्मचारी से लेके हर स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, सबको पता है कि ये सिस्टम में लूप कहाँ है, लूप होल कहाँ पे है। एंड गवर्नमेंट को भी इतना सा प्रोटेस्ट का अनुभव हो गया है ना, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनवाड़ी हो, मतलब पेंशन वाले हो, मतलब इतना प्रोटेस्ट गवर्नमेंट्स ने देखा है कि उन्हें लगता है कि ये सब तो एग्जॉस्ट कर जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में। क्योंकि सर हमने भी जब क्राउड फंड किया, हमने देखा कि 2 दिन का क्या बजट है खाना खिलाने का। मतलब जब हमने फार्मर प्रोटेस्ट से कंपेयर किया 6 महीने का, तो हमें लगा ये तो 25-30 करोड़ का बजट चाहिए अगर आपको 6 महीने, एंड दैट मीन्स कि बिना फॉरेन फंडिंग के हो नहीं सकता। तो आप प्रोटेस्ट भी कितना सस्टेन कर पाएंगे, मतलब तो मतलब इट्स मतलब बड़ा, मतलब थक हार करके नॉर्मलाइज हो गया, लोग मतलब एकदम उदास हो गए। कई लोग जो आगे की पीढ़ी है वो तो पढ़ना भी नहीं चाहती कि क्यों हम करें जेपीएससी या जेएसएससी, हम बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी या प्राइवेट जॉब हम करेंगे। तो मतलब मोरली सर बहुत डाउन है, मतलब आप स्टूडेंट्स के चेहरे से वहां देख पाएंगे कि क्या हालत हुई है। और किन्हीं किन्हीं मतलब जो 4th पिलर हम बोलते हैं, मीडिया ने एम्पैथाई, मतलब एम्पैथी जो बोलते हैं, वो भी नहीं जताया कि ऐसा इनके साथ हुआ है इन लास्ट डिकेड। तो ये है सर। आपने तो बिहार के युवा आंदोलन देखे हैं अनुपम जी? सर बिहार का तो मुझे युवा आंदोलन वहाँ पे
डाकमंगला चौराहा पे पिटाई हो जाती है, वहाँ पे ये होता है। देखा तो मैंने अच्छा। सर, वहाँ पे आंगनबाड़ी का भी आंदोलन है, वहाँ पे बीजेपी नेताओं का भी आंदोलन होता है, वहाँ पे आपको शिक्षकों का भी आंदोलन होता है, कर्मचारियों का भी होता है। वहाँ तो सांसद थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अभी भी हैं, उनका ही मार के हाथ तोड़ दिया था पुलिस ने। तो जब भाजपा सांसद का ही जहाँ मार कर हाथ तोड़ दिया जाता है, पटना में वहीं की घटना है, तो वहाँ पे क्या आंदोलन होगा, क्या ये होगा। मुझे लगता है बिहार में ऐसा कोई संगठित आंदोलन इससे पहले नहीं हुआ है। अराजकता ज़रूर हुई है, जैसे नीट वाला जो भी मामला हुआ था, तो उसमें मुझे नहीं लगा कि ये बिहार के इन छात्रों का बहुत ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं था, जिन्होंने वो पूरा तोड़-फोड़ किया, चारों तरफ वो हिंसा जो हुई उसका। उसके अलावा उससे पहले अग्निवीर वाला अगर आप याद करेंगे सर, तो उस समय वहाँ पे आंदोलन हुआ था, उस समय भी इसी तरह की हिंसा हुई थी, ट्रेन-व्रेन सब कुछ उन्होंने रोक दिया था। उससे पहले का तो कुछ वैसा याद नहीं आता, उससे पहले का तो आंदोलन आज तक यही बिहार में चलता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद तो शायद कोई छात्र राजनीति से उस तरीके का आंदोलन करने वाला कोई नेता निकला भी नहीं। वो भी लालू यादव मटन खाने चले गए थे अपने साले के यहाँ, जब गोली चलनी शुरू हुई वहाँ पर छात्रों के ऊपर। तो वहाँ आंदोलन नहीं होता है सर, कोई मुद्दा वैसा कुछ वो है नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि झारखंड की तरह यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उस तरह का जो भ्रष्टाचार है, वो नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो। इसी कारण हो सकता है कि आंदोलन वगैरह वहाँ पे नहीं हो रहे हों। जी। अच्छा, झारखंड में एक और भी विषय है जो कि समय-समय पर उठता रहता है, और वो है धर्मांतरण का विषय। तो इस धर्मांतरण के विषय पर अब आप देख रहे हैं कि ये एफसीआरए की बात चल रही है, और देर सबेर वो आ ही जाएगा अधिनियम। मसौदा तो तैयार है, बस खाली क्या बोलते हैं उसको, मोल भाव चल रहा है। तो इससे आपके झारखंड में जो है वो आदिवासी इलाकों में तो काफ़ी चर्च का पेनिट्रेशन है। अभी क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने और भी कई जगह देखा कि इसके विरोध में भी बहुत स्वर उठ रहे हैं, इसमें क्या स्थिति है? सर, झारखंड तो हम लोग बोलते हैं कि ये रिसर्च सेंटर या एक्सपेरिमेंटेशन का गढ़ रहा है। बिरसा मुंडा हम हिस्ट्री के पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो तो मिशनरी के खिलाफ लड़े थे, वो भी जर्मन मिशनरी। तो चाहे गॉस्नर हो, मतलब यूएस हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल का हो, मतलब मोर देन, जहां तक मुझे ध्यान है 25 से ज्यादा जो कन्वर्जन जो करते हैं, अलग अलग जो संस्थान है पूरी दुनिया के, वो सबका प्रेजेंस झारखंड में है। पहली बात ये, बट ये उस फेज में नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट में होता है कि जो इंसर्जेंसी या आइसोलेट करना। ठीक है, पत्थलगड़ी मूवमेंट एक हुआ था झारखंड में कि हम आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करके बोलेंगे शेड्यूल 9 यहाँ लागू करवाएंगे, और शेड्यूल 9 बोल करके बोलेंगे कि यहाँ संविधान लागू नहीं होता, और हम वहां पर अपना गवर्नेंस सिस्टम लगाएंगे। अब वहां पर हम अफीम की खेती करें या हम कुछ और करें, मतलब हम गवर्नमेंट, मतलब इंडियन स्टेट से अपने आप को आइसोलेट कर देंगे। तो ऐसा अटेम्प्ट, अब देखिए रघुवर दास सर, मतलब मैं यहाँ पे जब था तो मैंने बोला कि रघुवर दास जी ने, ठीक है आप प्रोस एंड कॉन्स, बुराई अच्छाई सब बात कर लीजिए, लेकिन जो उन्होंने जो एक बार बोला था कि कन्वर्जन माफिया के खिलाफ जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया बोला, तो ये जो ऑडासिटी है या ये जो कंट्रोल है, ये किसी ने, मतलब, और सबको पता है कि जिस जो भी इस पे हाथ डालेगा झारखंड जैसे स्टेट में, वो पावर लूज करेगा, क्योंकि इनका मतलब सपोर्ट रहता ही है, क्योंकि ये पेनिट्रेट 150 साल से 200 साल से किए हुए हैं। तो ये तो है कि इनका प्रेजेंस बहुत हैवी है, बट नॉर्थ ईस्ट के लेवल पे एक ही एनार्की क्रिएट कर देंगे एंड एकदम प्योर एंटी नेशनल हो जाएंगे, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। लेकिन यस, एफसीआरए जो है वो, मतलब आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात थी, चर्चा हो रही थी कि समाज को जोड़ा कैसे जाए झारखंड में। तो यही डिस्कशन निकल के आया है कि जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो आदिवासी हैं, उसमें जो फैक्शन बनता है कि ये ट्राइबल है, ये नॉन ट्राइबल है, या सरना मूवमेंट है, तो इतना फैक्शन बन रहा है, और उसको मोनोलिथ में कन्वर्ट करके, जो जैसे नागालैंड लोगों को लगता है कि नागाओं का था, ऐसा नहीं है, 26 से ज्यादा वहां भी ट्राइब थे। तो झारखंड में भी जो 25 से ज्यादा ट्राइब है, उसका भी एक मोनोलिथ का प्रयास है कि एक ही ने बैनर तले, एक ही नाम, एक ही पहचान, आइडेंटिटी के तले मोनोलिथ बन जाए, वो क्रिश्चियन कंट्रोल में आ जाए, एंड देन क्योंकि माइंस वाला एरिया है, देन दे वुड नेगोशिएट इन फ्यूचर कि हम जल जंगल जमीन फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे। एंड जो होता है कि इट्स नॉट छत्तीसगढ़ में हुआ जो,
यस, सेवा तो पहला स्टेज है कि हम हॉस्पिटल, स्कूल, वो तो एंट्री है कि आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क से आप आते हो। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं वो तो लिटरली बोलते हैं कि सर वो तो गुंडे हो गए हैं, इस लेवल तक बात करते हैं। और यहाँ पर एक मूवमेंट है कि जो क्रिश्चियन हो गए हैं उसको रिजर्वेशन से बाहर किया जाए, उनको जो बेनिफिट मिलता है। तो ये सामाजिक तौर पे एक मूवमेंट चल रहा है। डीलिस्टिंग बोलते हैं यहाँ आदिवासी लोग कि हम शादी नहीं करेंगे, उनको समाज से हम बाहर कर देंगे। और कार्तिक उरांव जो मूवमेंट लाए थे कि आप अगर ये इंश्योर नहीं करेंगे तो यहाँ का जो रूढ़ी परंपरा है, मतलब जो ट्रेडिशन है वो भी लुप्त हो जाएगा, आइडेंटिटी भी चली जाएगी, और जो रूटेडनेस है जो ट्राइबल का वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये ना हो, तो आई थिंक FCRA बिल तो ये तो डायरेक्ट चोट है उस ब्लड लाइन पे, जो बिना पैसे के, मतलब सर जब कोविड में जब जो PDS सिस्टम के थ्रू जब 2 महीने 3 महीने का जब बांटा जा रहा था चावल और गेहूं, तो वहां पर भी संस्थाएं पहुंच गए थे कि ये हम दे रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। इस सेंस में वो पेनिट्रेट कर रहे थे। जी ओके ओके। क्या चल रहा है साहब FCR का? अनुपम जी, आप तो दिल्ली में हैं, बताएं थोड़ा। जी, 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 जी। सर मेरा जहाँ तक आकलन है, मुझे ये लगता है कि हालाँकि एनजीओज़ जो भी फंड बाहर से ले रहे हैं, उनको लेकर सरकार पहले से ही सख्त थी। लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसने एक तरीके से सरकार की आँखें खोली। वहाँ पर जो पादरियों के बयान के वीडियो जो हैं वो पूरा, जब सब कुछ हो गया, जब राज्य जल गया एक तरीके से, तब वो बाहर आए। फिर वहाँ के चर्चों की बात होने लगी, फिर मैतेई हिंदुओं के कल्चर की बात होने लगी, फिर वहाँ के कुकी किस तरीके से, उनमें से अधिकतर ईसाई हैं और उनका क्या रवैया है, इन पर बात होने लगी। तब जाकर जो है इधर इसको थोड़ा और सख्त किया गया है। अब तक सर हो क्या रहा था कि जो ये एनजीओ होते थे, वो सिर्फ ये कह देते थे कि हम सामाजिक कार्य करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि किसी ने एनजीओ रजिस्टर किया, वो बता रहा है कि हम शिक्षा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। अब शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा में आप ये भी पढ़ा सकते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी शिक्षा में आ गया। और शिक्षा में ये भी आ गया कि जीसस क्राइस्ट के बारे में एक निबंध लिख के उनका थोड़ा महिमा मंडन कर दो। ये तो दोनों ही शिक्षा हो गया। अब ये बताते नहीं थे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं। तो अब आपको बताना पड़ेगा, आप शिक्षा दे रहे हैं तो स्कूल जो चला रहे हैं उसमें क्या पढ़ा रहे हैं उसका विवरण दीजिए। अगर आप अस्पताल चला रहे हैं तो उसमें अंदर क्या चल रहा है उसका विवरण दीजिए। शिक्षा में भी आप अगर धार्मिक या मजहबी शिक्षा दे रहे हैं तो आपको फिर वो बताना पड़ेगा कि वो अलग है। और ये भी आपको बताना पड़ेगा, मान लीजिए दिल्ली में ये एनजीओ इन्होंने रजिस्टर किया और पहुंच गए छत्तीसगढ़ में कहीं पे किसी, या फिर झारखंड में कहीं पे, कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई। तो अब ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको ये बताना होगा कि आप किस एरिया पे फोकस रख रहे हैं, कहाँ पे काम करेंगे, और एग्जैक्टली ये भी बताना पड़ेगा कि आप काम क्या करेंगे। ये कह के नहीं बचेंगे सामाजिक कार्य, शिक्षा या स्वास्थ्य, केवल ये भी है। दूसरा सर एक और अंतर है, किसी धर्म का पालन, पहला चीज हुआ। और दूसरा ये हो गया कि उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे कोई पुजारी है, वो कहीं किसी मंदिर में जाकर वहां पे पूजा कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो घंटी बजा रहा है या फिर आरती कर रहा है। तो वहीं किसी चर्च के गेट पे खड़े होके या फिर चर्च के अंदर ही 100 लोगों को जुटाकर, जिसमें ईसाई नहीं है, जिसमें हिंदू भी है, SC ST OBC सबको बुलाकर, और वहां पर अगर कुछ प्रचार प्रसार धर्म का किया जा रहा है, तो इसको आप धार्मिक कार्य कैसे कह सकते हैं? ये तो घंटी बजाना या फिर आरती करने के बराबर तो नहीं हुआ। तो यानी विदेशी सहायता आती ही इसीलिए थी ताकि धर्म बदलने का अभियान जो है वो चलाया जा सके। और उसको ये लोग कहते थे ये तो धार्मिक काम हम कर रहे हैं भाई। तो ये अब धार्मिक कार्य जो है वो नहीं माना जाएगा। एक बीच में लाइन खींची हुई होगी कि ये सेवा है और ये प्रलोभन है, सीधी सी बात है। अब आप ठीक है, आप किसी मस्जिद की मरम्मत करा रहे हैं या फिर किसी चर्च की मरम्मत करा रहे हैं, तो ठीक है आप कीजिए, ये धार्मिक काम है। लेकिन किसी को आप ये कह रहे हैं कि तुम इस चर्च में आओगे तो तुम्हारा HIV एड्स ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी लोग जो तुम्हारे हैं वो भी इसी चर्च को फॉलो करें, तो इससे समस्या है। इससे सरकार को नहीं, समाज को भी समस्या है। और ये FCRA बिल जो है, और ये अगर कानून बन जाएगा तो उस चीज को ठीक करता है। दूसरा ये है, आप क्या प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब आप गए, आपने कह दिया हमने 1 करोड़ रुपए खर्च किए समाज सेवा पे,
तो क्या किया, कौन सी गतिविधि की, कहाँ कितना पैसा लगा, ये आपको बताना पड़ेगा। बड़े-बड़े नाम आपने आगे कर दिए और पीछे से आप कुछ और कर रहे हैं और आपने कह दिया कि नहीं-नहीं ये सब तो सामाजिक कार्य है। इनका दायरा बहुत बड़ा होता है भई। अगर आप 50 लाख शिक्षा पर खर्च किए, तो कितने स्कूलों पर खर्च किया, कितने बच्चों पर खर्च किया, उसमें से किताब पर कितना किया, शिक्षक पर कितना किया, किस जिले में कितना किया, ये सारा जो है आपको वो बताना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज़ सर हो रहा था, बार-बार ये बात होता है कि सोरोस का जो ओपन सोर्स फाउंडेशन है या जो भी है बहुत इस तरह के हैं, वो सब भारत में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जब आप खोजने जाते हैं एनजीओ के पास तो आपको पता चलता है कि अरे! किसी एनजीओ को तो डायरेक्ट मिला ही नहीं है जॉर्ज सोरोस से पैसा। तो ये चालाकी वो लोग ये करते हैं कि जॉर्ज सोरोस पैसा देगा किसी और देश में किसी संस्था को, वो संस्था किसी और देश में किसी को देगी, फिर वो वाली संस्था जो है वो भारत में यहाँ पे किसी एनजीओ को पैसा देगी। तो वो तो बता रहा है कि हमारे पास ये एबीसी एनजीओ से या एबीसी संस्था से पैसा आ रहा है विदेश से और देखिए ये कितनी अच्छी संस्था है। लेकिन जब आप अल्टीमेट डोनर तक पहुँचेंगे, जब आप उस ट्रेल को उसके उसकी जड़ तक ले जाएँगे, तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे कौन है। तो अब आपको अल्टीमेट डोनर का नाम बताना होगा और पहचान करना होगा, ये फाउंडेशन किस फाउंडेशन को दे रहा है, वो किसको दे रहा है और वहाँ से जो भारत कैसे आ रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, उसके बिना आप काम जो है वो नहीं चलेगा। यानी कहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरा मनी ट्रेल वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज़, जब से ये ऑनलाइन और डिजिटल चीज़ें हो गई है, तब से अभी हमने जेन ज़ी वाला प्रोटेस्ट देख लिया ना कि सब कुछ मीम और वायरल होने से शुरू होके कैसे वो ज़मीन पे आया और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा ले गया। तो ये जो एनजीओ होते हैं या जो भी विदेश से इनको सहायता भेजी जाती है, तो ये ज़मीन पर जो काम करते हैं, वो तो करते ही हैं। उसके अलावा लोगों का ये ध्यान नहीं जाता है कि वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं और सोशल मीडिया अब तक जाँच के दायरे तक में नहीं था इनके कि उस पर ये कर क्या रहे हैं, कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो उस पर किस तरह की सामग्रियाँ डाल रहे हैं। तो अब उसकी भी जाँच होगी, नए वाले कानून में ये भी है कि आपकी वेबसाइट पर क्या चल रहा है और आपके जो सोशल मीडिया खाते हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। कागज़ पर उन्होंने कुछ भी लिख दिया और फ़ेसबुक, यूट्यूब पर पता चल रहा है कि पादरी के प्रवचन आ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ पैसा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो तो काम फ्री में हो रहा है, तो उनको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि फलाने पादरी ने हमारे यूट्यूब पर आकर और प्रवचन दिया। तो उसमें पैसा ही नहीं लग रहा है, तो वो शो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा है कि हाँ भाई, अब ये अगर जो काम फ्री में भी हो रहा है, फिर भी अगर वो हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, ज़मीन पर नहीं हो रहा है, फिर भी आपको जो है वो बताना पड़ेगा। और ये लोग क्या करते क्या हैं सर, ये लोग स्वास्थ्य पर हम जागरूकता करेंगे, हम शिक्षा देंगे और सरकारी भूमि फॉर्म में कुछ और लिखते हैं और यहाँ पर आके जी, जी। जी, जी, और करें। यहाँ यहाँ पर आकर वो कुछ और करते रहते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उस इसमें ये लगी, ड्राइविंग लाइसेंस सर जब आपका खत्म होता है तो क्या करते हैं? उस फिर से अप्लाई करते हैं, उसको रिन्यूअल के लिए डालते हैं कि घर में तो कभी इंतज़ार नहीं करते हैं कि अब सरकार जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस फिर से थोड़ा-सा बनाकर भेजे, सरकार को अब तक पता कैसे नहीं चला, भेजे फिर से, मैं तो भाई ड्राइव करता रहूँगा। ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है ऐसा करने पर। यहाँ क्या था, जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 साल इन्होंने कराया, 1 साल रिन्यू कराया, उसके बाद 3 साल तक ये लोग रिन्यू नहीं करा रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति बनती थी और काम ये विदेश से पैसा खूब उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं। और अब इन्होंने, सरकार ने कह दिया है कि आप कम से कम 10 लाख का अंशदान जो है वो पिछले 2 वर्षों का दिखाइए, तब जाकर हम आपको मानेंगे कि आप एफसीआरए लाइसेंस रखने के योग्य हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया कि विदेश से पैसा कभी 1 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 तो आता नहीं है। विदेश से पैसा ज़्यादा आता है। ये 3 साल तक निष्क्रिय बैठे रहेंगे, फिर अचानक से 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इनके पास आ गया, काम चल रहा है। फिर 3-4 साल तक निष्क्रिय बैठे रहे, फिर चुनाव होने वाला है भारत में, पता चला है कि अचानक उस साल बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। तो आप हर साल रिन्यू कराने जाएँगे, हर साल आप रिपोर्ट देंगे, तो पता चलेगा सरकार को कि आप निष्क्रिय नहीं हैं, आप क्या-क्या कर रहे हैं। अगर 1 रुपया भी आ रहा है, तो वो आपका किस लिए आ रहा है और आप वो क्या चीज़ में किसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपकी दुकान है, आपने बोर्ड लगा दिया कि 10 साल से बोर्ड लगा हुआ है कि दुकान नहीं खुलेगी, सामान नहीं बिकेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कालाबाज़ारी आपने करके रखी हुई है, उस चीज़ की किल्लत शुरू हुई, वैसे ही आपने बोर्ड लगा दिया कि अब जो है ये सामान हम बेचेंगे, आइए और हमसे ले जाइए। तो ये तो सरासर एक तरीके से गलत बात हुआ, ये तो अपराध हुआ।
तो वही वाली चीज हो गई कि आप निष्क्रिय हैं और अचानक से पैसा लूट के ऐसा नहीं कर सकते हैं। रिन्यू आपने लाइसेंस नहीं कराया तो आपका लाइसेंस समाप्त माना जाएगा। आप आइए, पूरा प्रोसेस पूरा कीजिए, पिछले साल का पूरा हिसाब किताब दीजिए, फिर आपका प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कीजिए। सरकार को लगेगा कि यहाँ देना है तो देगी, नहीं लगेगा तो नहीं देगी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव है सर एक तरीके से। इस पे आवाज उठेगा, इस पे ये लोग आवाज उठाएंगे कि ये बेचारे गरीब एनजीओ जो हैं, जिनके पास विदेश से रोज सिर्फ $1 का सिक्का आता है, वो बेचारे कैसे चलाएंगे। तो आलोचना तो करेंगे ही। और वो रिपब्लिकन जो सांसद है वहां का, अमेरिका का, उसने बयान भी दे दिया है, उसने कह भी दिया है कि ये लोग तो चर्च को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, ये लोग क्रिश्चियनिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने सिर्फ वही कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि किसी आप धर्म स्थल जो है पहले से, उसका चरित्र आपको नहीं बदलना है। तो वही सरकार ने यहाँ भी लागू किया है कि आप जो मंदिर है वो मंदिर है, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा है, आप उसकी मरम्मत कीजिए, उसमें काम कीजिए, उसका पुचारा कीजिए, लेकिन आप उसका जो गुंबद है वो मत बदल दीजिए। आप उस गर्भगृह है कहीं पे और उसको पता चला कि वहां पे वो तो वास्को डिगामा भी जब यहाँ पे आए थे तो बेचारे वो भी देख के धोखा खा गए थे कि पार्वती माता के सामने घुटने पे लेट के, और पूरी टीम ने प्रणाम किया था उनको कि ये हमारी मेरी है। तो वही आज तक चला आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। आज भी ये लोग वही बताते हैं कि ये जो है सो कि हमारे हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसको बदल दिया जाता है। तो उस पर मुझे लगता है सर शिकंजा कसेगा। जी जी। तो अब रवि जी आपकी तरफ से और कोई कमेंट? बस यही है सर कि मतलब डाउन द लाइन ये नैरेटिव क्या बिल्ड करते हैं जब भी FCRA बिल जैसा कुछ आता है या एनजीओ पर नकेल कसी जाती है। तो क्योंकि एनजीओ सर हाई टच मॉडल में होते हैं, वो मतलब लोगों से भी जुड़े हुए होते हैं और बहुत इंटीरियर तक। तो ये नैरेटिव बनाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये एंटी डेवलपमेंट सेक्टर है, कि ये एनजीओ का भला नहीं चाहती। देखो एनजीओ तो इतना बढ़िया काम करते हैं। तो एनजीओ में भी एक देखिए सर, जो पोषित हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? उनको है कि घर चल रहा था 15 साल से, अभी बंद हो गया तो मुझे तो मेरा घर बर्बाद होगा ना, तो मुझे वो सपोर्ट करना है कि FCRA बिल और ये सब नहीं होना चाहिए, मेरा अपना चलते रहना चाहिए। तो ये लोगों के बीच में भी ऐसा बात आ जाता है कि देखो जो एनजीओ है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट है, एंटी डेवलपमेंट सेक्टर हो जाती है। और जबकि ऐसा है नहीं, वो बस ट्रांसपेरेंसी चाह रही है, वो रोक नहीं रही है, बस बता रही है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, बस आप बताइए कि इस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स ऑल, यही बात है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे देते हैं विराम। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और अनुपम जी को और रवि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।